जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने ईडी की प्रतिष्ठा और निष्पक्षता की बात कर उसके अन्य केस में ट्रैक रिकॉर्ड देखने का मौका हमें दे दिया है। क्या ईडी के काम करने का रिकॉर्ड इतना शानदार है, निष्पक्ष है, बेहतरीन है कि इसके काम पर सवाल नहीं किया जा सकता है, राजनीतिक भेदभाव के आरोप नहीं लगाए जा सकते हैं? तब फिर ईडी के उस रिकॉर्ड को हम कैसे देखें कि 2014 के बाद इसने जितने भी नेताओं के खिलाफ केस किए हैं, छापे मारे हैं, उनमें से 95% विपक्ष के नेताओं के खिलाफ हैं। क्या यह ईडी की निष्पक्षता का प्रमाण है? हम सभी ने बार बार देखा कि ईडी के छापे पड़ने के बाद कई विरोधी दल के नेता बीजेपी में चले गए, उसकी सहयोगी पार्टी में चले गए, मंत्री बन गए, सरकार का हिस्सा बन गए। उनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई सुस्त हो गई। क्या यह ईडी की निष्पक्षता का प्रमाण है? क्या यह सब करना ईडी को इतना विश्वसनीय बना देता है? इस एजेंसी की प्रतिष्ठा का एक और उदाहरण आप देख सकते हैं, जो एक दिन पहले यानी 8 अप्रैल का है। आपको याद होगा छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाले थे। आए दिन शराब घोटाले को लेकर ईडी के छापे पड़ते थे। बीजेपी उन छापों के बाद तुरंत ही घोटाले को लेकर ईडी के छापे पड़ते थे। बीजेपी उन छापों के बाद तुरंत ही तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से इस्तीफा मांगा करती थी। 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस ही रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जवल भुयन और जस्टिस अभय एस ओका की बेंच ने कहा कि ईडी ने जिस कथित षड्यंत्र के आधार पर शिकायत की थी, उसमें आयकर कानून के तहत अपराध किया गया था, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग के तहत सूचीबद्ध जो अपराध है उसमें यह अपराध नहीं आता है। कोर्ट ने कहा कि प्रेडिकेट ऑफेंस है ही नहीं, इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं बनता है, यानी इसमें किसी भी प्रकार की लेन देन नहीं हुई है। कोर्ट ने कहा कि जब कोई प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं है तो जाहिर सी बात है मनी लॉन्ड्रिंग के सेक्शन 3 के तहत कोई अपराध नहीं बनता है। तो क्या यह मतलब हुआ कि ईडी जबरन पीएमएलए की धारा इस मामले में लगाई जा रही थी? याद कीजिए, केजरीवाल के केस में अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि पीएमएलए का कानून इतना सख्त है कि जमानत का मिलना मुश्किल हो जाता है, इसलिए उन बातों को ध्यान में रखकर गिरफ्तारी की जानी चाहिए। छत्तीसगढ़ मामले में ईडी ने जुलाई 2023 में रायपुर के पीएमएलए कोर्ट में अभियोजन पक्ष की शिकायत यानी चार्जशीट दायर की थी। इसमें दावा किया था कि 2019 से छत्तीसगढ़ में शुरू हुए कथित शराब घोटाले में 2161 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है। ईडी का कहना था कि ये पैसे राज्य के खजाने में जाने चाहिए थे। इस मामले में पूर्व आईएएस अफसर अनिल टुटेजा, उनके बेटे और बिजनेसमैन अनवर ढेबर को आरोपी बताया गया। अनवर कांग्रेस नेता और रायपुर के मेयर एजाज ढेबर के भाई हैं। यह कोई मामूली फैसला नहीं है जिस आधार पर ईडी ने केस बनाया और सुप्रीम कोर्ट में उसका केस रिजेक्ट हुआ। लगता नहीं है कि एजेंसी निष्पक्षता और पेशेवर तरीके से काम करती है। ईडी ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में अनिल टुटेजा को किंग पिन बताया था, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को ही खारिज कर दिया। मतलब केस ही नहीं टिका। इस मामले में भी ईडी के वकील एसवी राजू ही थे। एसवी राजू एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं। ईडी अगर प्रतिष्ठित एजेंसी है तो इसकी एक और प्रतिष्ठित कार्रवाई का नमूना आपके सामने पेश करना चाहता हूं। मार्च के महीने में कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया, मगर उस समय ईडी की तरफ से खबरें चल रही थीं कि 143 करोड़ के मनी ट्रेल के संकेत मिले। शिव कुमार और उनके साथियों पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया था। विदेशों में शेल कंपनियां बनाने के आरोप लगे। अगस्त 2017 में डीके शिव कुमार और उनके 4 करीबियों के यहां आयकर विभाग के छापे पड़ने लग गए। दावा किया गया कि 8.5 करोड़ से अधिक की रकम जब्त हुई है। आयकर विभाग ने डीके शिव कुमार पर 41 लाख रुपए की टैक्स चोरी का आरोप लगाया और चार्जशीट दायर कर दिया। इसी केस में ईडी ने संज्ञान लिया और 2018 में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दायर कर दिया। सितंबर 2019 में डीके शिव कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया, तिहाड़ जेल में रखा गया। अक्टूबर 2019 में दिल्ली हाई कोर्ट ने डीके शिव कुमार को जमानत दे दी। अपनी गिरफ्तारी से पहले डीके शिव कुमार ने कर्नाटक हाई कोर्ट में ईडी के समन को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की थी। जुलाई 2019 में कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार गिरा दी जाती है
और येदियुरप्पा की सरकार बना दी जाती है। अगस्त 2019 में कर्नाटका हाईकोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार ने शिव कुमार की याचिका को खारिज कर दिया। करीब 2.5 साल बाद ईडी ने मई 2022 में चार्जशीट दायर की। 2023 में कर्नाटका में चुनाव होने वाले थे, तब कांग्रेस ने कहा कि राजनीतिक एजेंडे के तहत यह सब किया जा रहा है, जबकि उनकी गिरफ्तारी के 60 दिनों के भीतर ही चार्जशीट दायर हो जानी चाहिए थी।